आपसे सिर्फ दो खबरों पर बल्कि दो बातों पर बात करने के लिए। आज सबसे पहले मैं आपसे नहीं बल्कि गाजियाबाद प्रशासन से और बल्कि बात की जाए तो प्रशासन से यह सवाल करना चाहता हूं कि जो लोग गनर लेकर घूम रहे हैं, चाहे वो सरकारी गनर हो चाहे वो प्राइवेट गनर्स हो, क्या उन गनर्स को लेने वाले लोगों को आप जानते हैं या आपकी मॉनिटरिंग है, या फिर सिर्फ इस बात पर ही सवाल उठाया जाएगा कि जब कोई वारदात हो जाएगी या फिर श्रीकांत त्यागी की तरह जब मामला उजागर हो जाएगा तब ये सवाल होंगे कि श्रीकांत त्यागी को गनर कैसे मिले, किसने उनको गनर दिए, कैसे उसके पास गनर आ गए, क्या वो उन गनर को लेकर मिसयूज करता था और उसका मकसद क्या था, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज हम आपसे बात करेंगे बिहार की राजनीति की। क्या ये सिर्फ बिहार की राजनीति है या फिर 2024 की तैयारी, या फिर कोई ऐसा गेम प्लान जो दिखता कुछ है होता कुछ है, पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है। क्या ये बीजेपी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार और खासतौर से बीजेपी का टकराव है, या फिर कोई पर्दे के पीछे से ऐसा समझौता जो कि अगर बात करें 2024 के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि अगर बात करें 2024 के प्लेयर्स में तो राहुल गांधी भी हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, और उसके अलावा कांग्रेस का कोई और चेहरा भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा अगर बात करें 2024 का तो वो अरविंद केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी हो सकते हैं, जिनको लेकर शायद बीजेपी कहीं ना कहीं असहज जरूर होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार और ये कोई ऐसी नूरा कुश्ती है जो आपको दिख कुछ और रही है, लेकिन 2024 के बाद इसके नतीजे कुछ और है। इस पर चर्चा करेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल आजकल चर्चा बेहद है श्रीकांत त्यागी की। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, 2-3-4 दिन पहले, जिसमें सोशल मीडिया पर उसने न सिर्फ हंगामा मचा दिया बल्कि देश के मीडिया को भी अपने पीछे लगने को मजबूर कर दिया। यानी देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जिन बातों से परहेज करता था, जिन खबरों को कहीं ना कहीं मैनेज करता था, वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी सोशल मीडिया की कुछ सेकंड की इस क्लिप के बाद इसी खबर पर बना हुआ है पिछले कई दिन से। और अब चर्चा ये हो रही है कि आखिर श्रीकांत त्यागी को गनर किसने दिए, और अब पिछले कई दिन से चर्चा यह है कि आखिर श्रीकांत त्यागी का एम्पायर कैसे इतना बड़ा हो गया, कैसे उसको गनर मिले और कैसे उसने अवैध इतना एक तरह से निर्माण भी करा लिया, किस तरीके से वो एक पॉलिटिकल हस्ती बन गया और कैसे वो लोगों को धमकाने लगा। क्योंकि अब मामला पेचीदा हो गया था, और खास तौर से एक विशेष जिसे बात करें समाज की बात करें, एक समाज को जब जाति सूचक और गालियों से संबोधित किया गया, महिला को अपमानित किया गया, उसके बाद सरकार ने न सिर्फ एक्शन लिया बल्कि ये बता दिया कि हमारा खासतौर से सत्ता से श्रीकांत त्यागी का कोई वास्ता नहीं है। ये अलग बात है कि उसके फोटो सोशल मीडिया पर तमाम उन लोगों के साथ हैं जो कि सत्ता की रखने वाले लोग थे, लेकिन क्या ये सिर्फ चर्चा करने से काम चल जाएगा कि आखिर इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा हो गया, उसको गनर कैसे मिल गए? क्या उन गनरों को लेकर श्रीकांत त्यागी ने अपने एम्पायर को खड़ा करने का खेल तो नहीं खेला था? क्या वो लोग जो आज उसके खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं वो कल तक उसको सलाम ठोकने वाले तो नहीं थे? कहीं ऐसा तो नहीं है वो गनर साथ रखकर प्रशासन को और खासतौर से आसपास के लोगों को इतना रौब में ले लेता हो कि उसका वो मिसयूज करता रहा हो? ये एक अलग सवाल है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ किसी आदमी के फंसने के बाद या उसकी बात उजागर होने के बाद या फिर पूरी तरीके से वो बेनकाब होने के बाद ही हम उस पर बहस करेंगे, या फिर उससे पहले भी इस पर बात होनी चाहिए? क्योंकि आज अगर आप अपने आसपास में देखें, आप किसी भी शहर में रहते हो, भारत के देश के किसी भी शहर में अगर आप रहते हैं तो आप अपने आसपास जरूर देखिएगा, कुछ नेता मिल जाएंगे, कुछ छुटभइये नेता मिल जाएंगे, कुछ और लोग मिल जाएंगे। व्यापारी भले ही इतने गनर लेकर न घूमे, लेकिन आपको पत्रकार भी मिल जाएंगे जो कि गनर लेकर घूम रहे हैं। हमने अपने 22-24 साल के करियर में रजत शर्मा जी के साथ काम किया, हमने नल्ली सिंह जी के साथ काम किया। मैडम नल्ली सिंह कभी गनर नहीं रखती थी, विनोद दुआ जी कभी गनर नहीं रखते थे, उनके साथ हमने काम किया। दीपक चौरसिया जी कभी गनर नहीं रखते थे। अगर बात करें एक मर्सिडीज में कभी कभी खुद बैठकर खुद चलाकर भी वो ड्राइव करके आ जाते थे। प्रभात डबराल इस देश के बड़े पत्रकारों में नाम रहा है, और अगर बात करें सूचना आयुक्त भी वो रहे हैं उत्तराखंड के, हमने कभी उनके पास गनर नहीं देखा। 5 साल हमने उनके साथ काम किया। हमने सुधीर चौधरी के साथ काम किया सहारा में और इंडिया टीवी में, कभी हमने गनर नहीं देखा। लेकिन ये अलग बात है कि अब उनका औरा बड़ा हो गया है और अब उनको सिक्योरिटी दे दी गई है, लेकिन ये वो नाम मैंने लिए जो कि इस देश की पत्रकारिता के एक तरह से हस्ताक्षर है। लेकिन आपके शहर में
ऐसे ऐसे पत्रकार मिल जाएंगे 8-8, 9-9, 10-10 गनर रख के, जो कि कभी उन्होंने किसी चूहे के खिलाफ भी खबर नहीं लिखी कि चूहा कैसे फसलों को कुतरता है या आपके घर में कैसे वो भट्ट बना लेता है, बिल बना लेता है, लेकिन उसके खिलाफ भी कभी उन्होंने खबर नहीं लिखी। लेकिन गनरों की उनके पास भी एक भीड़ मिलेगी, एक तादाद मिलेगी। सरकारी गनर भी हो सकते हैं, प्राइवेट गनर भी हो सकते हैं। ब्लैक कमांडो आपने देखा होगा बड़े बड़े वीआईपीज के साथ होगा, लेकिन आपके शहर में 1-2 पत्रकार जरूर ऐसे मिले होंगे जिनके साथ काले सफारी में ब्लैक कमांडो की तरह 8-10 लड़के ऐसे घूमते मिलेंगे, जो कि बाकायदा उनको सिक्योर करते मिलेंगे। ऐसे आप जहन में नाम डालिए, आपको आसपास भी मिल जाएंगे। शासन से ये सवाल करना है कि ये ब्लैक कमांडो लेकर 8-8, 10-10 गनर लेकर, प्राइवेट गनर्स लेकर लोग करते क्या है? इनकी पत्रकारिता में, इनके पूरे करियर में ऐसी कौन सी खबर थी जिसकी वजह से इनको जिंदगी का खतरा हो गया, इनको किसी माफिया का खतरा हो गया? अगर इनको माफिया से खतरा है तो क्या प्रशासन इनकी सुरक्षा करेगा? खासतौर से प्रशासन को जागना होगा और समझना होगा कि ये लोग इतने अहम हैं, तो फिर इनको सिक्योरिटी सरकारी दी जाए। और अगर सरकार किसी को सुरक्षा देने में नाकाम है और प्रशासन किसी को सुरक्षा देने में नाकाम है आम नागरिक को, तो फिर ये वीआईपी कैसे हो गए? ये एक सवाल है जिसको आप भी देखिए। अकेले श्रीकांत त्यागी पर आप सवाल न कीजिए, आप सवाल उन लोगों पर भी कीजिए जो आज भी उसी राह पर चल रहे हैं जो कल को जाकर श्रीकांत त्यागी वाले मंजिल पर पहुंचती है। यानी जो आज हो रहा है उसको आप आज क्यों चर्चा नहीं करते? जब कल कुछ हो जाएगा तब आप चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने आसपास जो लोग गनर आपके घूम रहे हैं, आरटीआई डालकर आप पूछ सकते हैं कि प्रशासन ये बताए कि इनके पास जो गनर हैं उनके लाइसेंस का पैमाना क्या है। जो लोग प्राइवेट गनर्स उपलब्ध करा रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो लाइसेंस लिए हुए हैं? क्योंकि नॉर्म्स ये कहते हैं कि अगर सिक्योरिटी एजेंसी भी चल रही है, कोई सिक्योरिटी एजेंसी ऐसी चला रहा है जो गनर्स दे रहा है, गार्ड्स दे रहा है, क्या उसके पास उस तमाम नॉर्म्स को पालन करने वाला लाइसेंस है? क्या प्रशासन जानता है? क्योंकि अगर आप किराएदार भी रखेंगे तो आपको जांच करानी होगी, आपको थाने को इन्फॉर्म करना होगा। ये लोग 8-8 गनर लेकर घूम रहे हैं, इनके पास वेपन है, सोफिस्टिकेटेड वेपन है जो आमतौर पर लोगों के पास नहीं होते, वो वेपन लेकर घूम रहे हैं। उस वेपन की मूवमेंट के लिए कितनी परमिशन है? डिस्ट्रिक्ट का वेपन है, इनका लाइसेंस है, उसका स्टेट का लाइसेंस है या नेशनल का लाइसेंस है, किस जगह का बना हुआ है, किस स्टेट का बना हुआ है? ये तमाम वो सवाल है। सभी जिलों के प्रशासन को और खासतौर से सरकार को देखना चाहिए, कम से कम ये जरूर देखना चाहिए कि ये गनर लेकर घूमने वाले लोग रौब काटने के लिए गनर रखते हैं या वाकई में इनकी जिंदगी को खतरा है। हमारी राय है अगर इनकी जिंदगी को खतरा है, वाकई ये बड़े पत्रकार हैं और बड़ा इनका कोई औरा है और बड़े ये नेता है या बड़े चुटपैये नेता है, तो इनकी जिंदगी को अगर खतरा है तो सरकार बाकायदा पूरी जांच करे, इनको सुरक्षा मुहैया कराए और भले ही चाहे सरकारी सुरक्षा की वो फीस ले, लेकिन इनकी जिंदगी अगर इतनी इंपॉर्टेंट है और इनको खतरा है तो इनको सुरक्षित रखा जाए और इनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। इसलिए ये सवाल जरूर बनता है कि 8-8, 9-9, 10-10 ब्लैक कमांडो रखने वाले लोग इतने ही इंपॉर्टेंट है अगर, तो उनकी खबरों का भी एक तरह से पता लगना चाहिए। क्योंकि अगर हमने देखा है कि नलिनी सिंह जी के हम साथ रहे, उन्हें कभी इतना खतरा नहीं हुआ, प्रभात डबराल जी को कभी इतना खतरा नहीं हुआ, विनोद दुआ जी के साथ हम रहे, उनको कभी इतना खतरा नहीं हुआ। अगर बात करें रजत शर्मा जी को इतना खतरा नहीं हुआ। हम सलाम करते हैं अपने शहर के उन पत्रकारों को जिनकी जिंदगी को उनकी खबरों की वजह से खतरा हुआ है और प्रशासन उनको सुरक्षा देने में नाकाम है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इनकी जिंदगी की सुरक्षा की जाए। प्राइवेट गनर्स ये रखते हैं, लाखों रुपए उनको जरूर खर्च भी होता होगा। उन लाखों रुपए की बजाय अगर एक तो सरकारी मुलाजिम या सरकारी पुलिस वाले, क्योंकि वो सरकार का जो एक खर्चा होता है वो शायद इनसे तो कम होगा, वो दिया जाए और उनकी जिंदगी की सुरक्षा की जाए। ये हमारी खबर नहीं बल्कि एक अपील है कि ऐसे इंपॉर्टेंट पत्रकारों को सुरक्षा जरूर दी जाए सरकारी तौर पर, ना कि ये 8-8, 10-10 गनर लेकर घूमे। बहरहाल ये वो सवाल है जो श्रीकांत त्यागी के उठने के बाद एक तरह से लोगों के मन में है। बात करते हैं अगली खबर की और चलते हैं आपको लेकर बिहार। बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया है। हालांकि इसको सत्ता परिवर्तन तो नहीं कहा जा सकता, सिर्फ एक गठबंधन परिवर्तन हुआ है। सत्ता तो वही के वही है। नीतीश कुमार जी 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, सुशासन बाबू। हालांकि उनको बीच में जो लोग अभी साथ हैं उनके भी साथ लेके शपथ भी ले रहे थे, वो पलटू चाचा कहते थे। पलटू चाचा अचानक कैसे फिर दोबारा सुशासन बाबू लगने लगे, ये लोगों के मन में सवाल जरूर रहेगा। लेकिन आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज चर्चा हम इस पर करेंगे कि अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी को पुराना गठबंधन जो कि कई बार किया जा चुका है बीजेपी से, अचानक तोड़ने की मजबूरी आ गई। नीतीश कुमार जी, दरअसल उनकी परेशानी की वजह कई हो सकती है।
या उनके इस फैसले की वजह कही हो सकते हैं। परेशानी तो कहना शायद गलत होगा इस फैसले, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अभी हाल ही में बिहार गए और उन्होंने बाकायदा एक बयान दिया कि छोटी छोटी पार्टियां तो खत्म हो जाएंगी और बीजेपी सिर्फ बचेगी। उसके बाद शायद नीतीश कुमार जी ने भी अपना कैलकुलेटर जो है राजनीतिक उठाया होगा, एक कैलकुलेशन की होगी। उन्होंने देखा होगा कि कर्नाटक में देवगौड़ा सरकार गिरी, देवगौड़ा जी घर बैठे हैं, हालांकि देवगौड़ा जी के बेटे मुख्यमंत्री थे लेकिन उनका कहीं चर्चा नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी बेरोजगार हो गए। उसके अलावा बात करें महाराष्ट्र में हाल में ही अभी जो है उद्धव ठाकरे जी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। तो नीतीश जी को लगा कि जेपी नड्डा जो कह रहे हैं इसके मायने तो बहुत दूर तक जाते हैं और कहीं अगली बारी बिहार की नहीं हो, इसलिए शायद उनको बेचैनी हुई। क्योंकि अगर बात करें जिस तरीके से झारखंड में भी एक तरह से राजनीतिक उठापटक जारी है और झारखंड की सरकार खासतौर से जो आदिवासी एक तरह से मूल्यों पर और खासतौर से आदिवासियों के समर्थन से और खासतौर से आदिवासी मुद्दों को उठाकर यहां तक पहुंची है। अब बीजेपी का ये एक बहुत बड़ा दांव जिसे कहना चाहिए, राष्ट्रपति पद को एक तरह से आदिवासी महिला और उनको दिया जाना और खासतौर से एक मैसेज दिया जाना। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि आदिवासियों की भी बात करती है। तो अगर झारखंड या बिहार या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर बेचैनी हो तो ये कोई अलग बात नहीं है। बहरहाल नीतीश जी ने हिसाब लगाया और उसके बाद उन्होंने समर्थन वापस किया और अपने पुराने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर उन्होंने नई सरकार बना ली है। लेकिन हम आज इस पर इसलिए बात करना चाहते हैं, अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार के अंदर मंडल कमीशन का आज तक असर है और उसी क्लास के पढ़े हुए लोग हैं। लेकिन अगर चाहे बात करें लोहियावादी होने की या फिर जेपी आंदोलन से निकले लोगों की, तो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, ये तमाम वो लोग हैं जो कि इसी पाठशाला के इर्द गिर्द रहकर यहां तक पहुंचे हैं। हालांकि बीच में जनता दल यू जो है उसमें विघटन हुआ। 89 की अगर आप बात करेंगे वीपी सिंह सरकार के बाद जनता दल जो है उसमें विघटन एक तरह से रेडिएशन ऐसा हुआ कि उसमें जनता दल वैसे अणे खाली तक पहुंच गया। अब जेडीयू तक तो आ चुका है, अगर आप बात करें अल्फाबेटिकली तो यू तक पहुंच चुका है। हालांकि उसको यूनाइटेड लोग कहना चाहते हैं, लेकिन वो यूनाइटेड भी ऐसा था कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं बेरोजगार आजकल कहीं है। शरद यादव जी आपने बहुत दिनों से नाम नहीं सुना होगा। उसी जेडीयू ने बीजेपी से किनारा किया, दोबारा से फिर वो लालू जी की पार्टी के साथ लालटेन लेकर रास्ता तलाश करने निकले। इसके मायने आपको समझने होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए आने वाला चुनाव एक इम्तिहान होता है। वोटर भले ही सोता रहे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां रात दिन उसी के बारे में सोचती हैं। 2024 एक ऐसा टारगेट है जिसको लेकर हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं बेचैन है। कांग्रेस भी आप देख रहे हो, हालांकि उसको सड़क पर आने के लिए लोग कह रहे हैं कि वो ईडी ने चूंकि कार्रवाई की, सोनिया जी को, राहुल जी को एक तरह से बार बार बुलाया और उनको एक तरह से शिकंजा था और गिरफ्तारी की तलवार जब लगी तो वो सड़क पर आए। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कांग्रेस को लग रहा है कि 2024 की अगर तैयारी करनी है तो अभी से सड़क पर उतरना होगा। उसके बाद आपने देखा होगा हलचल हो रही है। आम आदमी पार्टी भी अगर बात करें एक राज्य से दूसरे राज्य में होते हुए अब वो भी केंद्र सरकार की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में आना चाहेगी। यकीनन इस चीज को लेकर अगर आप बात करें तो बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। तो 2024 को लेकर बीजेपी भला कैसे एक तरह से लापरवाही कर सकती है। अगर बीजेपी के आंकड़ों की बात करें तो आने वाले समय में उसके लिए भले ही कोई चुनौती ना हो, लेकिन जो चुनौती है वो छोटी भी नहीं है। कांग्रेस अगर रिवाइव करती है तो ये बीजेपी के लिए सीधी सीधी चुनौती होगी। आम आदमी पार्टी अगर इसी स्टाइल में काम करती है तो ये भी बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हालांकि कुछ लोग बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी को बताते हैं, लेकिन हम इस पर चर्चा ना करते हुए आज ये कहना चाहते हैं कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को बताया कि आप दिल्ली में रहिए, यहां पर तो हमारी चलेगी। अगर ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति में कहीं ना कहीं आती है और विपक्ष का एक चेहरा हो सकती है, जैसे शरद पवार जी कहते हैं और लोग भी कहते हैं, ममता बनर्जी को अगर आगे लेके चलेंगे तो यकीनन बीजेपी अपनी रणनीति पर तो जरूर सोचेगी, लेकिन वो दूसरों की चालों पर भी नजर रखती है। नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनकर 2024 में मैदान में उतरते हैं तो एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला इंसान, जिससे अभी तक बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है, जिसकी छवि कभी सुशासन बाबू की बनाने में बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है, उसी सुशासन बाबू को लेकर अगर कुछ दिन पलटू चाचा चर्चा में रहें और बिहार की शराब नीति को लेकर बात करें, शराबबंदी को लेकर बात करें, या फिर
एक तरह से नारी निकेतन में हुए उन मामलों की बात करें या फिर बाढ़ के अंदर के हालात की बात करें, सुशील मोदी जी खुद फ्लाईओवर पे खड़े नजर आए थे अंडरवियर बनियान में, तो उन हालात की अगर बात करें तो हो सकता है बीजेपी कुछ दिनों के लिए 2024 तक के लिए नीतीश जी की छवि को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश करे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में फोटो को लेकर भी चर्चा हुई थी। जब कोई जारी होता था, कोई पोस्टर जारी होता था, उसमें कभी किसी का फोटो गायब होता था, कभी किसी का लगा दिया जाता था, लेकिन बाद में अगर देखा तो आपने मिलकर सरकार भी बनते देखी है। इसी तरीके से अगर 2024 तक बीजेपी और नीतीश जी एक दूसरे को कुछ कहें तो आप बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे तेजस्वी यादव कभी इनको पलटू चाचा कहते थे, लेकिन आज सिर्फ चाचा कह रहे हैं। तो ये 2024 की एक ऐसी रणनीति हो सकती है जो कि शायद कयासों पर जरूर आधारित है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इन संभावनाओं को आप नजर में रखिए और ये जरूर देखिए कि आज के दोस्त कल दुश्मन बन जाए और कल के दुश्मन आज दोस्त बन जाए। ये भारतीय राजनीति में अक्सर आपने देखा होगा। आप जरा खुद भी गौर कीजिए और अपने कमेंट से हमको भी एक तरह से सलाह दीजिए। हम आगे इस पर फिर विचार करेंगे, आपसे फिर बात करेंगे। आज फिलहाल हम आपसे इतनी ही बात करना चाहते हैं, हालांकि बातें बहुत है, लेकिन आप इस बात को जरूर सोचिए कि नीतीश जी वाकई में नाराज होकर आए हैं या फिर कोई अगली रणनीति का हिस्सा है। बहरहाल नीतीश जी ने आज शपथ ले ली है। शपथ थोड़ा सा एक दिन के ब्रेक के बाद कहना चाहिए, 8वीं बार शपथ ले ली है। हमारी तरफ से उनको बधाई और सुशासन बाबू बनके वो जनता का भला करें, बिहार का भला करें, बिहार का विकास करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। जय हिंद।